Hello everyone and welcome to Civil Staff IS and welcome to अतुल्य सीरीज। Now as you know हमारी अतुल्य सीरीज चल रही है जहां पर आपको मेंस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम देखने को मिलता है एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। देखिए जितने भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे कहीं ना कहीं आपको ऐसी क्रॉस लिंकेजेस देखने को मिलेंगी जो गवर्नेंस से रिलेटेड रहेंगी। तो इन एनी सेंस गवर्नेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने हमारी प्रतिबद्ध सीरीज देखी हो वहां पर हमने पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया था, सो आप वहां से पीवाईक्यूज को भी एक बारी देख सकते हैं। सो आज का सेशन हमारा डेडिकेटेड रहेगा गवर्नेंस से एंड दिस इज आवर डे 1। सो हम एक बारी जान लेते हैं कि गवर्नेंस में कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। देखो हमने यहाँ पर जो भी सिलेबस है आपका यूपीएससी मेंस का उसको माइक्रो डिटेल्स में ले गए हैं, माइक्रो डिटेलिंग कर दी है जिससे कि आपको पता चल जाए कि आज हमने कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं, राइट। सो जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहला है गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, दूसरा है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, तीसरा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, चौथा है ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। सो आज के सेशन में हम ये 5 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे। ऐसे ही डे 2 हमारा रहेगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा एनजीओज, एसएचजीज, सिविल सोसाइटी। 7th है सोशल ऑडिट एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, आरटीआई, लोकपाल एंड इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस, government policies and interventions, role of state and non-state actors in development, good governance and its challenges, and the last one is reforms in the governance। देखो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी आपको माइक्रो टॉपिक्स देखने को मिलते हैं ये माइक्रो टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको बनाएं एंड इवेंचुअली आपको लास्ट सेशन ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर हम करंट अफेयर्स को भी ओरिएंट करेंगे। सो जो भी गवर्नेंस के टॉपिक्स रहेंगे हम उसको करंट अफेयर्स के साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज है हमारा डे 1। सो आप कुछ कोट्स भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू एडिशन दी हुई है जैसे गुड गवर्नेंस इज नॉट फायर फाइटिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पर गवर्नेंस की बात करते हैं ये एक एंड्योरिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही होना चाहिए तब हम कह सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस, राइट। ऐसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स हो गए, एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल आपको देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं जो गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट नीति आयोग की जो स्ट्रैटेजी है फॉर न्यू इंडिया एट 75, अच्छी किताब है, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है आपको समरी भी मिल जाएगी। क्लैरिटी है ना। अगर हम डेटा की बात करते हैं, डेटा तो बाय एंड बाय जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन चलते रहेंगे वहां पर हम डेटा भी देखते रहेंगे ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं एज आई हैव टोल्ड यू ये थीम वाइज रहेंगे जिससे कि आपको रिवीजन करना भी आसान हो। तो आज का जो सेशन रहेगा वो पहले 5 टॉपिक से रहेगा। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन गुड गवर्नेंस, हाउ डू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फंक्शन एज इट्स ट्विन पिलर्स। 10 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एग्जामिन हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एंड आर एम्बेडेड इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, क्रिटिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन डिलीवरिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, 15 मार्क का क्वेश्चन। डिस्कस द नीड फॉर लेटरल एंट्री, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज, will it strengthen or weaken India's administrative system, again a 10 mark का क्वेश्चन। थर्ड टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज एन एम्प्टी वर्च्यू। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आपको कमेंट करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जामिन हाउ सोशल ऑडिट्स, अगेन सोशल ऑडिट्स पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल ऑडिट एक तरह से रीडिफाइन करता है अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, 15 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई गवर्नेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन इंपैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लाइक द जैम ट्रिनिटी। सो आपको पता है जैम ट्रिनिटी, सो जैम ट्रिनिटी किस तरह से गवर्नेंस आउटकम पे इंपैक्ट कर रही है उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस इन ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया। एंड द फिफ्थ टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करेंगे 10 क्वेश्चन से, 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव सिटीजन चार्टर, व्हाई डू दे ऑफन फेल इन इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो सिटीजन चार्टर पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको सीपी ग्राम्स कहा जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार आप एज एग्जाम्पल भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी पे हम यहाँ पर की डिटेल्स देख लें। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 10 के 10 क्वेश्चंस आज हम पढ़ने की कोशिश करें। सो पहला सिंपल सा है, डिफाइन गुड गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस कहीं पर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इन एनी सेंस इसकी डेफिनेशन आपको याद ही करनी पड़ेगी, राइट। सो दूसरा पार्ट है इसका, हाउ डू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फंक्शन एज इट्स ट्विन पिलर्स। किस तरह से ये ट्विन पिलर्स, ये अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी है, ये एक तरह से पिलर्स बन जाते हैं किसके, गुड गवर्नेंस के। सो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये है क्या, इट रेफर्स टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या है ये, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस देखने को मिलती है। दूसरा, ये कंसेंसस ओरिएंटेड है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स जब सभी पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेटिव बन जाएगा, और जो डिसीजन लिया जाएगा वो कैसा होगा, कंसेंसस बेस्ड होगा, राइट। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इफेक्टिव एंड इक्विटेबल। ना अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो उन्होंने कैसे गवर्नेंस को डिफाइन किया है, द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। अगेन आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन बच्चे हर जगह यूटिलाइज होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा तभी लिखना है। अब गुड गवर्नेंस हमारे गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट बन चुका है, तो इन एनी सेंस ये आप कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है उसको जरूर याद कीजिए, राइट। नाउ अब क्वेश्चन तो यही था, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, तो हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि बताइए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे ट्विन पिलर्स है। तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या है, इट इंश्योर्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब हमारे यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको देखने को मिला, जिसके तहत हमने CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया। तो एक तरह से आप कह सकते हो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आप देख सकते हैं जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्यों एसेंशियल हो जाता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमने यहाँ पर एक तरह से लागू किया था, जो एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो पब्लिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल गवर्नेंस टूल्स भी हैं, जैसे ई समीक्षा, माई गवर्नमेंट एंड ई ऑफिस। ये बेसिकली प्रमोट करता है ओपन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे अकाउंटेबिलिटी, ना अकाउंटेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो सोशल ऑडिट्स की तरह आपको देखने को मिलता है, जैसे मनरेगा में सोशल ऑडिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। प्लस हमारे जो कैग है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आपको आर्टिकल 148 के तहत देखने को मिलते हैं, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पर वो भी एनफोर्स करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है, इसी से इट कैन लीड टू गुड गवर्नेंस, ठीक है। सो इसलिए ये ट्विन पिलर्स बन जाते हैं, ये एसेंशियल फैक्टर्स बन जाते हैं किसके, गुड गवर्नेंस के, राइट ना। एडिशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम कोफी अन्नन की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस इज परहैप्स द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप कोट भी लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन कंक्लूड कि गुड गवर्नेंस जो है वो बेसिकली हिंज करती है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस को। इसीलिए अगर हम आज की डेमोक्रेसीज की बात करते हैं तो ये गुड गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। क्लैरिटी है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यस जो कोट्स हैं, जो वैल्यू एडिशंस है, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में कैसे ये एम्बेडेड है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसको कहा जाता है इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ये बेसिकली फिलोसफी रिफ्लेक्ट करता है किसकी, गुड गवर्नेंस की, जो कि आपको प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, DPSPs में, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन ही ये है तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखने पड़ेंगे ना। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 326 के तहत आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिलता है। सो जो हर सिटीजन को यहाँ पर गवर्नेंस में अपनी पार्टिसिपेशन शो करने की आजादी दी गई है। रूल ऑफ लॉ आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 14। ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ऐसे अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में आपको देखने को मिलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी बच्चे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू द
लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विच इज लोकसभा। तो यहाँ पर आपको अकाउंटेबिलिटी के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसे अगर हम बात करते हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 आपको देखने को मिलता है, जो बेसिकली प्रमोट करता है इंक्लूसिव गवर्नेंस। रिस्पॉन्सिवनेस भी आपको देखने को मिलता है, विच इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस आपको देखने को मिलती है, जिससे कि क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। ऐसे कंसेंसस ओरिएंटेशन की अगर बात करते हैं तो आपको फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इंटरस्टेट काउंसिल देखने को मिलती है, जहां पर हम कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऐसे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की भी बात कर रखी है, जैसे आर्टिकल 38 और 39। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि गुड गवर्नेंस के स्ट्रक्चर जो है वो इटसेल्फ कहां पर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एम्बेड होते हुए दिखते हैं। क्लैरिटी है। आप केस स्टडीज भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे सोशल ऑडिट अंडर मनरेगा, आंध्र प्रदेश मॉडल, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया है। ऐसे डिजिटल इंडिया और जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए हमने एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है। ऐसी आरटीआई एक्ट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया है हमने ट्रांसपेरेंसी को। कैग रिपोर्ट्स की जो आपको कोल और 2G स्कैम, स्पेक्ट्रम स्कैम आपको देखने को मिला, वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। ऐसी सेकेंड ARC रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो वहां पर एम्फसाइज किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है और जो एथिकल गवर्नेंस है उसको प्रमोट किया जाए। UNDP के इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, तो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो अलाइन करते हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से। सो देन यू कैन कंक्लूड कि अगर हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो इट गोज बियॉन्ड दिस, है ना। तो हम बेसिकली क्या प्रमोट करना चाहते हैं, हम गुड गवर्नेंस प्रमोट करना चाहते हैं। क्लैरिटी है। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्रिटिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन डिलीवरिंग द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं, वो किस तरह से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करती है। ना अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो सिविल सर्विसेज को कहा जाता है इट इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में, रेगुलेशन में और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ना। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अचीवमेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। सो अगर अचीवमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहला है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ना। जैसे अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, दे हैव लेड इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विद मेजरेबल सक्सेस। आपको सक्सेस भी देखने को मिली, आउटकम भी देखने को मिला। ऐसी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो कोविड-19 में आपको IAS ऑफिसर्स दे कोऑर्डिनेटेड द लॉकडाउन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक तरह से रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्होंने इफेक्टिवली मैनेज किया। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, तो जैसे डिलीवरी ऑफ PDS सिस्टम, मनरेगा, PM किसान, ये सारा ओवरसी किसके द्वारा ही किया जाता है, ये सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही किया जाता है। ऐसे ग्रीवेंस रिड्रेसल और ई गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, तो प्लेटफॉर्म जैसे CP ग्राम्स हो गया और जन सुनवाई यूपी में आपको देखने को मिलती है। ये एक तरह से डिजिटल इंटरफेस बन जाता है ब्यूरोक्रेसी और सिटीजन के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चैलेंजेस भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म और डिले आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा प्रोसीजरलिज्म है, बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इसकी वजह से जो सिटीजन है वो अपने आप को एलिनेट कर लेते हैं, दूर भगाते हैं कि हमें सरकारी कामों में नहीं बनना है, राइट। ऐसे ही लैक ऑफ इनोवेशन एंड स्पेशलाइजेशन, सो जनरलिस्ट नेचर आपको देखने को मिलता है ना। अगर हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, तो वो स्पेशलाइज सर्विस डिलीवरी नहीं दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम हेल्थ की बात करें या IT की बात करें, दे आर जेनरिक इन स्पेक्ट्रम। ऐसे अगर हम अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है इट इज ऑफन आउटडेटेड एंड इफेक्टिव। सो आपको डिलेज भी देखने को मिलते हैं। वेलफेयर प्रोग्राम्स में जो इंप्लीमेंट करना होता है DCs को, इन IAS ऑफिसर्स को, यहाँ पर आपको डिले देखने को मिलता है। एंड दे ऑफन शो स्टेटस क्वोस्ट। स्टेटस क्वोस्ट का मतलब जो जैसा है वैसा, आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दे हैव अ रेजिस्टेंस टू चेंज, राइट। सो यहाँ पर आप केस स्टडी भी लिख सकते हैं, जैसे ADP हो गया, विच इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो इट इज लेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ओनली एंड यहाँ पर रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग करी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे दाहोद हो गया गुजरात में और मेवात हो गया हरियाणा में। तो यहाँ पर आप केस स्टडी भी लिख सकते हैं कि किस तरह से जो सिविल सर्विसेज है वो हमारा स्टील फ्रेम है, राइट।
नाउ वैल्यू एडिशंस की अगर बात करते हैं तो आप कोट लिख सकते हैं, सेकंड एआरसी का कोट है, सिविल सर्विसेज मस्ट बिकम द चेंज एजेंट्स नॉट स्टेटस क्वोस्ट। सेकंड एआरसी और होता कमेटी आपको देखने को मिलती है, recommended citizen centric reforms, e-governance and performance linked incentives। so अगर incentives दिए जा रहे हैं it must be performance linked। so अगर performance linked नहीं है तो यहाँ पर जो promotions हैं या आप कह सकते हो incentives हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए, राइट। सो आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है वो एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट तो है ही, यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? रिफॉर्म्स लेके आके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके एंड सो फोर्थ हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस द नीड फॉर लेटरल एंट्री इन द सिविल सर्विसेज, विल इट स्ट्रेंथन और वीकन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटरल एंट्री पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन एनी सेंस यू शुड रिमेंबर द डेफिनेशन। ना लेटरल एंट्री की अगर बात करते हैं तो ये रिक्रूटमेंट है किसकी? डोमेन एक्सपर्ट्स की, बट दे आर फ्रॉम आउटसाइड द सिविल सर्विसेज, जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर से, अकेडमिया से, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो सीनियर गवर्नमेंटल पोजीशंस हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की, वहां पर हम लेटरल एंट्री करवा सकते हैं, जिससे कि हम क्या करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज को एंटर करवाना चाहते हैं। अब नीड क्या है? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन डेफिसिट, क्योंकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स आपको देखने को मिलते हैं दे आर जनरलिस्ट्स, तो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तो स्पेशलाइज्ड डोमेन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेटरल एंट्री करवा सकते हैं इन हायर पोजीशंस। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे यूएसए और यूके की बात करते हैं तो ये रूटीनली हायर करते हैं टेक्नोक्रेट्स और स्पेशलिस्ट। ऐसे ब्रिजिंग कैपेसिटी गैप ना, अगर हम एज पर सेकंड एआरसी की बात करते हैं तो जो मिनिस्ट्रीज हैं दे ऑफन सफर फॉर ओवरबर्डन स्टफ। सो इसके लिए उनकी लिमिटेशन हो जाती है किसकी? इनोवेशन की। इनोवेशन नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि ओवरबर्डनिंग है, तो इनोवेशन कहाँ से आ पाएगी? तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स को एक तरह से लेटरल एंट्री करवा सकते हैं। नेक्स्ट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, अब प्राइवेट सेक्टर में आपको एफिशिएंसी देखने को मिलती है, न्यू आइडियाज देखने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस फोकस है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि हम ये एफिशिएंसी अपने गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में भी लेके आ सकते हैं ना। कंसर्न्स क्या है? ऑब्वियस ही बात है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की ना, क्योंकि क्लियर गाइडलाइंस नहीं है तो ये जो लेटरल एंट्रेंस है ये एस्केप कर सकते हैं ट्रेडिशनल अकाउंटेबिलिटी को। ऐसे मेरिट वर्सेस पेट्रोनेज हो जाएगा ना। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स है वो अपॉइंटमेंट्स शायद पॉलिटिसाइज हो सकती हैं, तो इसीलिए भी यहाँ पर डर है। ऐसे ही रेजिस्टेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजेंट पैरिटी, अब पैरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको लेटरल एंट्री देखने को मिलती है हायर लेवल्स पे, तो करियर जो सिविल सर्वेंट्स में रिजेंट पैरिटी विद एक्सटर्नल एंट्रेंस की। एक्सटर्नल इनका तो एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना आपने इनको पोजीशन दे दी है, तो वहां पर आपको एग्जिस्टिंग जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे रेजिस्टेंस मिल सकती है। सो वैल्यू एडिशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन 2018 and 21 the government recruited joint secretaries through UPSC lateral entry scheme in sectors like agriculture, revenue and civil aviation. कमेटी recommendations की अगर बात करते हैं, जो नीति आयोग है और बासवान कमेटी है, they have supported structured lateral recruitment for higher positions. तो यहाँ पर आप अपने वैल्यू एडिशंस को जरूर याद करके जाइए, this can increase your marks, right? सो कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि अगर हम लेटरल एंट्री की बात करते हैं, इफ इम्प्लीमेंटेड विद ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी से, मेरिटोक्रेसी से और लिमिटेड स्कोप, इट कैन स्ट्रेंथन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ट्रांसपेरेंसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज एम्प्टी वर्च्यू। ना दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तो वो एम्प्टी वर्च्यू है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो आपको इस स्टेटमेंट को ही जस्टिफाई करना है, कमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करते हैं, ये गवर्नमेंट एक्शंस है, डिसीजंस और एक्सपेंडिचर्स, दे आर विजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द पब्लिक। तो ट्रांसपेरेंसी वही है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है वो आपको देखने को मिले, और जो भी प्रोसेसेस यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं वो ओपन हो, किसके लिए? पब्लिक के लिए, उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, राइट। हाउएवर इफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस आर नॉट आंसरेबल, भाई अगर आंसरेबल ही नहीं है, मान लो ओपन डिसीजंस हो गए, पब्लिक को पता भी चल गया, लेकिन पब्लिक को जब पता, अगर वो उसको पेनलाइज करना चाहते हैं या अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं तो कर ही नहीं सकते, तो उसका फायदा क्या है?
तो जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, दे गो हैंड इन हैंड। क्लैरिटी है? सो आप देख सकते हैं, decisions are not answerable or penalized for misdeeds, then transparency remains ineffective. कोड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, transparency is not an end in itself but a means to achieve accountability. So transparency के पाथ पे चल के ही आप accountability की तक पहुंचेंगे। तो आप यहाँ पर कोड भी कर सकते हैं, that is पॉल का आपको कोड देखने को मिलता है। अगेन कोड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप कई जगह यूटिलाइज भी कर सकते हैं। Now, transparency without accountability, a hollow practice. तो आप देख सकते हैं, अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करते हैं, ओवर 2.5 लाख पेंडिंग आरटीआई अपील्स आपको देखने को मिलती हैं। पेनल्टीज रेयरली इम्पोज्ड, जबकि पेनल्टी की बात कर रखी है, लेकिन फिर भी जो पीआईओज हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आपको देखने को मिलते हैं, उनमें कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती। तो फिर फायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी तो आपने प्रोवाइड कर दी पीआईओज लगा के, आरटीआई को इम्प्लीमेंट करके, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है? नहीं, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, जिसकी वजह से आपको डिलेज देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटाइजेशन विदाउट आउटकम। तो पीएफएमएस आपको देखने को मिलता है, ई प्रोक्योरमेंट, ई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डैशबोर्ड्स, इंक्रीज विजिबिलिटी बट रेयरली लीड टू पीनल एक्शंस। कोई पीनल एक्शन यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलते हैं अगर कोई लैप्सेस होते हैं। कैग रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपोज किया गया है स्कैम्स को, जैसे 2G स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया, बट slow judicial or political action dilutes the public accountability. Social media monitoring की अगर बात करते हैं, many departments tweet updates but citizen complaints often go unanswered. तो जो citizen की complaints हैं वो आंसर नहीं करी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के वेज तो बढ़ाए गए हैं, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी को बैक नहीं किया जाएगा अकाउंटेबिलिटी से, तब तक वो खोखला है। राइट? ओके, नाउ Why accountability must accompany transparency? So ये क्या करता है? ये इन्फोर्स करता है रूल ऑफ लॉ, एम्पावर करता है सिटीजन्स को और इम्प्रूव करता है गवर्नेंस को। सो इसीलिए जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ये हमेशा अकम्पनी करनी चाहिए किसको? ट्रांसपेरेंसी को। राइट? ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज एग्जामिन हाउ सोशल ऑडिट्स हैव रीडिफाइंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ना सोशल ऑडिट की अगर बात करते हैं तो वहां से आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक सिटीजन लेड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जहां पर लोकल पीपल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स। जो लोकल पीपल हैं दे एग्जामिन द रिकॉर्ड्स, वेरीफाई द आउटकम्स एंड क्वेश्चन द ऑफिशियल्स। नाउ ये एक शिफ्ट है किससे? ब्यूरोक्रेटिक टू पार्टिसिपेटरी अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं और एक तरह से अकाउंटेबल ठहराते हैं ऑफिशियल्स को। ठीक है? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करते हैं, आप कोड भी लिख सकते हैं, द राइट टू नो इज द राइट टू लिव, ये अरुणा रॉय ने कहा था। अगर हम लीगल बैकिंग की बात करते हैं तो सेक्शन 17 आपको मनरेगा एक्ट का देखने को मिलता है जो मैंडेट करता है क्या? सोशल ऑडिट्स। सो ट्रेडिशनल मॉडल की अगर बात करते हैं तो कैसे, हाउ सोशल ऑडिट्स रीडिफाइंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे वहां पर टॉप डाउन सुपरविजन आपको देखने को मिलती थी, लेकिन सोशल ऑडिट की वजह से ये बॉटम अप एम्पावरमेंट हो गई है। कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स पहले होते थे, अब इट इज ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी। पीरियोडिक इंस्पेक्शंस होती थी, लेकिन यहाँ पर अब आपको रियल टाइम इंस्पेक्शंस देखने को मिलती है, कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग होती है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो था वो ट्रेडिशनल मॉडल में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको जस्ट अ सेकेंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। राइट? जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी। ओके, नाउ की इम्पैक्ट्स क्या है? सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ लीकेजेस आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश सोशल ऑडिट्स एक्सपोज्ड ओवर 100 करोड़ वर्थ ऑफ फेक एंट्रीज इन मनरेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सोशल ऑडिट्स की वजह से ही हुआ है। ऐसे ओडिशा की अगर बात करते हैं तो पीडीएस सिस्टम में आपको लीकेजेस देखने को मिली है। इन गंजम डिस्ट्रिक्ट फेक राशन कार्ड्स वर आइडेंटिफाइड एंड कैंसल्ड। ऐसे ही पब्लिक एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलती है, जैसे बिहार की बात करते हैं तो मिड डे मील स्कीम आपको देखने को मिलती है। पेरेंट्स फ्लैग्ड पुअर क्वालिटी मील्स, एक्शंस टेकन अगेंस्ट द स्कूल ऑफिशियल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिहेवियरल अकाउंटेबिलिटी आपको देखने को मिलती है।
जो ऑफिसर्स हैं नाउ फेस डायरेक्ट क्वेश्चनिंग बाय सिटीजंस। ऐसे ही इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी आपको रिकॉर्ड्स में देखने को मिला है। जैसे अगर हम बात करते हैं, इट मस्टर रोल्स, वेज रजिस्टर्स, बेनिफिशियरी लिस्ट आर नाउ पब्लिकली पोस्टेड, राइट। ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का एग्जांपल दे सकते हैं। सो आंध्र प्रदेश SSAO स्टेट सोशल ऑडिट यूनिट आपको देखने को मिलता है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई है जहां पर आपको ट्रेन्ड ऑडिटर्स देखने को मिलते हैं जो कि SHG से हैं, एंड ओवर 6000 कम्युनिटी ऑडिट्स दे हैव बीन कंप्लीटेड ईयरली बेसिस पे। ऐसे ही तेलंगाना और मेघालय के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अडॉप्टेड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जैसे कम्युनिटी सर्टिफिकेशन वर्क्स, डोर टू डोर बेनिफिशियरी इंटरेक्शन। ऐसे UNDP की रिकग्निशन की अगर बात करते हैं, तो जो इंडिया का सोशल ऑडिट मैकेनिज्म है मनरेगा में, ये एक तरह से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस में ऐड हुआ था 2018 में। बट चैलेंजेस और लिमिटेशंस भी हैं, जैसे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही टोकनिज्म, मेनी ऑडिट्स कंडक्टेड एज फॉर्मेलिटी, कोई फॉलोअप नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही लिमिटेड टू मनरेगा, नॉट येट फुली अडॉप्टेड। जितनी भी स्कीम्स हैं वहां पर आपको सोशल ऑडिट आप देखने को मिलना चाहिए। तो आप वे फॉरवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं कि लीगल मैंडेट हो किसका, सभी स्कीम्स का, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दी जाए और कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, ठीक है। तो सोशल ऑडिट पे आप उम्मीद कर सकते हैं यू कैन गेट अ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट ऑफ ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स लाइक जैम ट्रिनिटी ऑन गवर्नेंस आउटकम्स। सो बेसिकली आपको गवर्नेंस बताना है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ICT कहते हैं, जिससे कि हम क्या करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज को एफिशिएंटली। और इसमें जैम ट्रिनिटी ने बहुत ज्यादा मदद की है। अब जैम ट्रिनिटी है क्या? इट इज जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल, they had been used for the transformation, right? So अगर हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, ये नीति आयोग का कोड भी है, can help India leapfrog into a cashless corruption free economy। now ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? आपको सबसे पहला स्कीम क्या देखने को मिलती है, दैट इज DBT इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जो स्कीम्स पहले लीकेजेस आपको देखने को मिलती थी, करप्शन देखने को मिलती थी, अब आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा देखने को मिलता है, राइट। सो DBT की वजह से, जैसे LPG सब्सिडी अंडर पहल स्कीम, ओवर 1.2 लाख करोड़ सेव्ड। ऐसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन आप देख सकते हैं, 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स आपको देखने को मिले हैं, और विमेन अकाउंट होल्डर्स 55% आपको यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर जो टारगेटिंग है वो इंप्रूव हो गई है, और जो लीकेजेस हैं वो कम हो गई है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, मनरेगा आधार लिंक पेमेंट्स रिड्यूस्ड फेक जॉब कार्ड्स इन बिहार एंड झारखंड। ऐसे ही एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी आपको देखने को मिली, जैसे PM किसान की बात करते हैं, ओवर 2.4 लाख करोड़ ट्रांसफर टू फार्मर्स डायरेक्टली थ्रू आधार क्रेडिटेड और आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स। सो वैलिडेशंस भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एज अ मॉडल फॉर पोर्टेबल एंड एफिशिएंट वेलफेयर डिलीवरी, राइट। सो जैम ट्रिनिटी एक तरह से डिजिटली इंजीनियर्ड है, ई-गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसने काफी ज्यादा आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस दिखाई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ई-गवर्नेंस इन ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया। तो ई-गवर्नेंस की लिमिटेशंस आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम ई-गवर्नेंस की बात करते हैं, इट होल्ड्स अ प्रॉमिस ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग सर्विस डिलीवरी। सो आप देख सकते हैं, बट इंडिया की जो डीप डिजिटल सोशल और इकोनॉमिक डिवाइड है, इट प्रिवेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेस टू इट्स बेनिफिट्स। एज अ रिजल्ट अर्बन एरियाज रीप ग्रेटर एडवांटेजेस। जो अर्बन एरियाज है वहां पर आपको ज्यादा एडवांटेजेस देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेशंस कैसे हैं। सो आप देख सकते हैं डिजिटल डिवाइड कैसा, ओनली 37% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स हैड इंटरनेट एक्सेस। तो NFHS डेटा की अगर हम बात करते हैं, तो सिर्फ 37% आपको रूरल हाउसहोल्ड देखने को मिलते हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है। अर्बन इंटरनेट पेनिट्रेशन जबकि कहां पर है, 69%। तो बहुत ज्यादा आपको स्टार्क डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स आपको देखने को मिलते हैं। पुअर मोबाइल कनेक्टिविटी है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। एराटिक इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्पल आप नॉर्थ ईस्ट, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, बॉर्डर विलेजेस हैं, तो वहां पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। ऐसी अगर हम बात करते हैं डिजिटल इलिटरेसी की, तो लैक ऑफ नॉलेज टू यूज एप्स, जैसे उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर हो गया, भीम हो गया, किसान सुविधा हो गया,
तो डिजिटल इलिटरेसी है। ऐसी लैंग्वेज एंड डिजाइन बैरियर्स हैं, जो भी ज्यादातर पोर्टल्स हैं वो इंग्लिश या हिंदी में हैं। अब जो नॉन हिंदी लोग हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी अगर हम बात करते हैं वन साइज फिट ऑल इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आधार बायोमेट्रिक मिसमैचेस ब्लॉक्ड राशन एक्सेस टू झारखंड एंड राजस्थान। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है वो क्योंकि बायोमेट्रिक इनहैंस्ड है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बायोमेट्रिक्स चेंज हो जाते हैं, स्पेशली जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो वहां पर इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वन साइज फिट ऑल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो केस स्टडीज आप देख सकते हैं, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं इन छत्तीसगढ़, CSTs वर फाउंड नॉन ऑपरेशनल इन 40% विलेजेस। तो रूरल एरियाज में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को मिलती है, अर्बन एरियाज में तो आपको कॉमन सर्विस सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ई श्रम पोर्टल की अगर बात करते हैं तो इट इज डिजाइन टू रजिस्टर इनफॉर्मल वर्कर्स, बट लो रजिस्ट्रेशन है स्पेशली इन द रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि उनको ऐप चलानी नहीं आती है, ऐप लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ा सकते हैं PMG दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चला के। ऐसे ही लोकलाइज प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हों, जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं वो भी बेसिकली यहाँ पर इसको एक्सेस कर पाए। ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल्स चला सकते हैं। तो अर्बन और रूरल एरियाज में आप वैलिडेशन देख सकते हैं, फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल वाया एप्स, लेकिन इनका रिलायंस किस पे होता है? मैनुअल प्रोसेस पे होता है। एफिशिएंट ई हेल्थ और एजुकेशन एक्सेस है, लेकिन रूरल एरियाज में वही इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज है। सो कोड भी यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी मस्ट नॉट वाइडन इनइक्वालिटी, इट मस्ट ब्रिज इट। टेक्नोलॉजी वाइडन ना करे इनइक्वालिटी को, इसको ब्रिज करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस श्री कृष्ण ने, BN श्री कृष्ण ने कहा था, डाटा प्रोटेक्शन कमेटी चेयर पर्सन जो थे, राइट। नाउ देन यू कैन कंक्लूड कि जो ई गवर्नेंस है वो पावरफुल इनेबलर तो है, लेकिन जहां पर लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं उसको प्लग इन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव सिटीजन चार्टर? व्हाई डू दे ऑफन फेल इन इंडियन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस? ना सिटीजन चार्टर क्या है बच्चा? एक डॉक्यूमेंट है। क्या डॉक्यूमेंट है? जो कमिटमेंट्स शो करता है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स सिटीजंस। सो जो भी इसके सिटीजंस हैं उनको कमिटमेंट शो करता है कि भाई हम बने ही क्यों हैं, हमारा एम, एजेंडा, गोल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूड करा जाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, टाइमलाइंस, ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूजर्स। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1997 में, फॉलोइंग द यूके सिटीजन चार्टर्स मॉडल। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पब्लिक सर्विस पीपल सेंट्रिक, हम पीपल सेंट्रिक बनाना चाहते हैं। अब की फीचर्स क्या है एक इफेक्टिव सिटीजन चार्टर के? तो पहला है दैट इज क्लैरिटी ऑफ सर्विस। सो क्लियरली डिफाइन करो कि हम सर्विस क्या दे रहे हैं। दूसरा, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स होने चाहिए कि किस टाइम ड्यूरेशन में आप सर्विसेज को डिलीवरी कर देंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस क्या है सिटीजंस की, और एक पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए और फीडबैक होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं एक इफेक्टिव सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसके की फीचर्स हो गए। नाउ रीजंस क्या है, क्यों फेल किया है इंडियन इंस्टीट्यूशन में? सबसे पहले है नॉन जस्टिशिएबल नेचर। ना ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है किसी सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के लिए। सो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिटीजन चार्टर बनाए, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो वहां पर इनएफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। दूसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस, सिटीजंस को पता ही नहीं है कि भाई ऐसे चार्टर्स करके भी कुछ बने हुए हैं। ऐसे एब्सेंस ऑफ स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, तो सिटीजन इनपुट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। मॉनिटरिंग और फीडबैक नहीं है, और एक तरह से वन साइज फिट ऑल डिजाइन आपको देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि ये जो सर्विस डिलीवरी प्रोवाइडर्स हैं, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ये एक रेयर सक्सेस है। चार्टर विजिबल ऑनलाइन, टाइमलाइंस डिफाइंड, रियल टाइम ग्रीवेंसेस आपको देखने को मिलते हैं CPGRAMS पोर्टल में, और यहाँ पर आपको इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल से कोट कर सकते हैं कि जो पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट है वो एक तरह से प्राइम मॉडल बन सकता है किसके लिए? सिटीजन चार्टर के। क्लैरिटी है, सिंपल सा क्वेश्चन था बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन एथिक्स में भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम CPGRAMS कहते हैं। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
यहाँ इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वेरियस क्वेश्चंस में। सो CPGrams आप देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 2007 में। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि डेवलप किया गया है DARPG, that is Department of Administrative Reforms and Public Grievances, to allow citizens, allow करता है ये citizens को कि वो लॉन्च कर सके complaints against any central या state government department। तो कल को आपने कोई कंप्लेंट दर्ज करानी है तो आप CPGrams में जाके यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट मिनिस्ट्री के खिलाफ ना। अगर हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव आउटकम्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वाइडर एक्सेसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि ये 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और ये एक्सेस कर सकते हो मोबाइल, वेब या माई गवर्नमेंट ऐप से। हाई यूजेज एंड रीच, अब अगर हम 2023 की बात करते हैं तो CPGrams रिसीव्ड ओवर 20 लाख ग्रीवेंसेस, अ शार्प इंक्रीज ड्यू टू अवेयरनेस की वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। और 98.6% ग्रीवेंसेस वर डिस्पोज्ड ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ग्रीवेंस रिड्रेसल भी हो रहा है। डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन है, ओवर 80 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं एंड जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ऑल इंटीग्रेटेड एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द PMO, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। PMO और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट और पेंशन पोर्टल से डायरेक्टली लिंकेज आपको देखने को मिलती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जाती है, यहाँ पर डैशबोर्ड्स बनाए गए हैं जो कि ट्रैक करते हैं ग्रीवेंस टाइप को, लोकेशन को, डिपार्टमेंट को और पेंडिंग टाइमलाइंस को। यूज ऑफ AI और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो 2020 से आपको देखने को मिला है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP जिसको कहा जाता है, जो कैटेगराइज करता है और प्रायोरिटाइज करता है टैगिंग ऑफ कंप्लेंट्स। तो प्रायोरिटाइज भी करा जाता है किस तरह से आप यहाँ पर जियो टैगिंग, जैसे जियो टैगिंग होती है वैसे टैगिंग ऑफ कंप्लेंट्स करी जा रही है, जिससे कि हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर राइट ना। व्हाट आर द चैलेंजेस? पहला देख सकते हैं क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल। सो जो भी बहुत सारे ग्रीवेंसेस ऐसे हैं जो दे आर क्लोज प्रीमैच्योरली, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेस हुआ भी नहीं है, उसको क्लोज कर दिया गया। ऐसे ही डिले देखा जाता है आपको रेजोल्यूशन में। जो टाइमलाइंस एंड सेटिस्फैक्शन लेवल्स आर लो। एवरेज डिस्पोजल टाइम आपको 23 दिन का देखने को मिलता है, 23 डेज। तो बहुत ज्यादा आपको डिलेड इंटरवेंशंस देखने को मिलती हैं। कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है ना। अगर कोई सिटीजन है जिसके पास कोई क्लियर पाथ नहीं है या उसको एस्केलेट करना चाहता है तो उसके लिए कोई पाथ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी की लैक आपको देखने को मिलती है। इट ट्रीट ग्रीवेंस रिड्रेसल एज पेरिफेरल रादर देन कोर। तो पेरिफेरल है मतलब सर्विस डिलीवरी पहले इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो पेरिफेरल है, राइट ना। केस स्टडी आप देख सकते हैं, रेलवेज एंड इनकम टैक्स। Indian Railways resolved over 95% complaints via CPGrams in 2022, especially on cleanliness and ticket refunds, right? ऐसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो एड्रेस करता है tedious issues but often lacks follow through on refunds या फिर clarifications. So committee insights भी आप देख सकते हैं, जैसे सेकंड ARC की रिपोर्ट लिख सकते हैं, recommended integration of CPGrams with citizen charter. ऐसे इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करते हैं 2021 की, इट हाईलाइटेड द नीड फॉर मेकिंग ग्रीवेंस रिड्रेसल आउटकम बेस्ड। आउटकम बेस्ड यहाँ पर बनाया जाए, सिर्फ टाइम बाउंड ना हो, इसको आउटकम बेस्ड बनाया जाए कि भाई जो ग्रीवेंस रिड्रेस किया गया है वो एफिशिएंटली किया भी गया है या नहीं, राइट। देन यू कैन कंक्लूड कि जैसे CPGrams है इसने इंप्रूव किया है एक्सेसिबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी को, लेकिन कुछ यहाँ पर लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको प्लग इन करने की जरूरत है, राइट। क्लैरिटी है। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस जो कि हमने जिन टॉपिक से प्रिपेयर किए हैं वो भी मैंने आपको लिख के दिया है, जिससे कि आप इसको रिवाइज भी कर सकें, राइट। अब आपके लिए यहाँ पर मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी अकम्पनीड बाय एनफोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रीसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स इन इंडिया। दूसरा है, हाउ हैव सोशल ऑडिट्स एम्पावर्ड सिटीजंस एंड इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी इन इंडियाज वेलफेयर स्कीम्स। Critically assess their effectiveness. Examine the role of JAM Trinity in transforming welfare delivery mechanisms. ऐसे ही fourth question है, discuss the essential features of an ideal citizen charter. Why do citizen charters often fail to deliver in Indian public service institution despite being mandated? Next है last question, evaluate the effectiveness of CPGrams as a tool for responsive governance. What reforms are to be needed for to improve the impact? ठीक है, सो वही टॉपिक समझे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स किए हैं वो आप स्ट्रेंथन कर लीजिए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।